इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जून 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करेंगे तथा क्वेश्चन की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास रिवीजन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक काब डगलस उत्पादन फलन दिया गया है जिसमें Q बराबर AK अल्फ़ा इंटू L बीटा जो 4 डिग्री का समघातीय विधेय है। इसके सीमांत विधेय MPL और MPK अर्थात यह निम्न डिग्री समघातीय विधेय होगा। तो यह समघातीय विधेय जो है वह 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक का सही आंसर 4(1) है। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के अधीन ग्रीन बॉक्स उपादान की आज्ञा दी गई है क्योंकि इन्हें समझा जाता है। न्यूनतम व्यापार विकृत करता है। बी, विकसित देशों में उच्चतर और अविकसित देशों में सापेक्षतया निम्नतर है। सी, वे कृषि क्षेत्र तक सीमित हैं और डी, वे गैट के उपबंधों से संबंधित हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के अधीन ग्रीन बॉक्स जो है वह कृषि क्षेत्र तक सीमित हैं। तो सही आंसर सी है 2 नंबर प्रश्न का। WTO सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स के नाम से जाना जाता है और यह 3 प्रकार की होती है। WTO सब्सिडी को बॉक्स के नाम से जाना जाता है। WTO शब्दावली में सब्सिडी को आमतौर पर बॉक्स द्वारा पहचाना जाता है जिन्हें ट्रैफिक लाइट जो होती है उसी के रंग के अनुसार रंग दिया गया है, जिसमें ग्रीन सब्सिडी जो होती है यह इसकी अनुमति दी जाती है। एम्बर सब्सिडी एक होती है जिसे कम करने की आवश्यकता होती है और लाल सब्सिडी जो होती है उस सब्सिडी को निषिद्ध या सब्सिडी जो है WTO में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। इसके अलावा एक सब्सिडी जो नीली सब्सिडी या ब्लू सब्सिडी होती है यह उत्पादन को जो है सीमित करने वाले कार्यक्रम को जोड़ती है। तो ग्रीन बॉक्स क्या है इसको जान लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख सब्सिडियां हैं? ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और एम्बर बॉक्स है। इन 3 सब्सिडी को हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रीन बॉक्स जो है अनुमति दी जाती है इस सब्सिडी की और WTO जो है व्यापार समझौते के अंतर्गत एक घरेलू समर्थक उपाय है जिसका व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जो व्यापार को प्रभावित नहीं करता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है व्यापार को प्रभावित नहीं करती है। सब्सिडी बिना किसी प्रतिबंध के दी जाती रहती है। ये सब्सिडी सामान्यतः सरकारी सेवाओं, किसानों के लिए MSP, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के तहत भुगतान के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी है तथा ग्रामीण आधारित जो संरचना के कुछ रूपों में यह सब्सिडी दी जाती है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को तटस्थ सब्सिडी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तटस्थ सब्सिडी किसे कहा जाता है तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को तटस्थ सब्सिडी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लू बॉक्स सब्सिडी या नीला बॉक्स सब्सिडी है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी कृषि से संबंधित जो विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अधीन घरेलू सहायता है सब्सिडी की एक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यह सब्सिडी व्यापार में विकृत उत्पन्न करने वाले उत्पादों में कमी करने की बात करती है और यह सब्सिडी जो है उत्पादन को सीमित करने के बदले दी जाती है तथा ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है पर खर्च की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इसके अलावा एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी WTO कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी का एम्बर बॉक्स सब्सिडी कृषि से जुड़ी सब्सिडी है जिससे किसी देश के उत्पाद दूसरे देशों के मुकाबले जो है सस्ते हो जाते हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और MSP जैसी सब्सिडी शामिल की गई हैं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना है क्योंकि यह सब्सिडी जो है कृषि उत्पादन एवं व्यापार में विकृति पैदा करती है।
विकासशील देशों के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी की सीमा 10% निर्धारित की गई है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी की सीमा 10% विकासशील देशों के लिए निर्धारित की गई है और विकसित देशों के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी की सीमा 5% निर्धारित की गई है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी का आकलन जो है समर्थन के समग्र माप द्वारा किया जाता है, फिर इसे समाप्त किया जाता है धीरे धीरे। वर्तमान में WTO के जो 32 सदस्य देश हैं वह एम्बर बॉक्स सब्सिडी का उपयोग कर रहे हैं और घरेलू समर्थन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो सहायता एम्बर बॉक्स में होती है उसे नीले बॉक्स में भी रखा जाता है। इसके अलावा WTO एक सब्सिडी de minimis सब्सिडी का प्रयोग करता है। इसमें विकासशील देश जो है कृषि उत्पादों के मूल्य में 5% तथा विकसित देश जो है कृषि उत्पादों के मूल्य में जो 5% की सब्सिडी और विकासशील देश या विकसित देश 10% तक कृषि उत्पादों में सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा एक सब्सिडी है रेड सब्सिडी। तो रेड सब्सिडी क्या होती है? ऐसी सब्सिडी जो बिल्कुल प्रतिबंधित है। जैसे सब्सिडी उद्देश्य के अंतर्गत प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू वस्तु का उपयोग करे तो उसे क्या कहते हैं? रेड सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह WTO सब्सिडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है मांग की कीमत लोचकता का माप नीचे में से कौन सा है? तो अगर मांग की कीमत लोच की बात की जाए तो मांग की कीमत लोच जो है डेल्टा QX अपान डेल्टा PX इंटू PX अपान QX द्वारा व्यक्त किया जाता है या DQ अपान DP इंटू P अपान Q द्वारा मांग की कीमत लोच को व्यक्त किया जाता है। तो DQX अपान डेल्टा QX अपान डेल्टा P इंटू PX अपान QX। तो ये आंसर सही है 3 नंबर प्रश्न का। अगला 4 नंबर सेंट्रल बैंक जिस दर पर बिल पर छूट देती है उस दर को कहते हैं। सेंट्रल बैंक जिस दर पर बिल पर छूट देती है उसे छूट का दर कहा जाता है, छूट की दर कहा जाता है। अगला यदि अर्थतंत्र तरलता पिंजर में है होता है तो वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है, मुद्रा नीति अधिक प्रभावशाली होती है। मुद्रा नीति और वित्तीय नीति दोनों को क्राउडिंग आउट इफेक्ट प्रभावी बनाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि तरलता अर्थतंत्र जो है तरलता जाल या तरलता पिंजर में है तो मुद्रा नीति जो है अधिक प्रभावशाली हो जाएगी, मुद्रा नीति अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। बी आंसर सही। 5 का मुद्रा नीति नहीं वित्तीय नीति, मुद्रा नीति असफल हो जाती है तो वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली है। तो 5 का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे को जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी घटिया, पूर्णतया लोचकीय वस्तु, सामान्य वस्तु की फिन वस्तु। तो जब किसी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे की ओर जाता है तो ऐसी वस्तु जो है घटिया वस्तु होती है। अगला IS वक्र प्रतिनिधित्व करता है। तो IS वक्र जो है वस्तु बाजार का प्रतिनिधित्व करता है और LM वक्र जो है मुद्रा बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। तो वस्तु बाजार ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। IS वक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जान लेते हैं। जैसे IS वक्र जो है वस्तु बाजार में संतुलन की बात करता है। IS वक्र का संबंध जो है ब्याज दर की प्रतिष्ठित सिद्धांत से है, जिसमें I का मतलब होता है निवेश से और S का मतलब होता है बचत से। IS वक्र ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की बात करता है, ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की बात करता है। और यह संबंध कैसा होता है? ब्याज दर और नेशनल इनकम में यह संबंध जो होता है वह विपरीत होता है। अगर ब्याज दर कम होती है तो राष्ट्रीय आय, ब्याज दर अगर कम होती है तो राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, या अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है तो ब्याज दर, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है तो ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। IS वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है क्योंकि ब्याज दर एवं राष्ट्रीय आय के बीच जो संबंध होता है वह उल्टा होता है, यह संबंध बताया गया है। यह इसका ढाल जो कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसके अलावा निवेश मांग जितना अधिक लोचदार होता है IS वक्र उतना ही चपटा होता है, और निवेश मांग जितना अधिक बेलोचदार होता है IS वक्र की ढाल उतनी ही अधिक बेलोचदार होती है। इसके अलावा जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो IS वक्र ऊपर की ओर राइट शिफ्ट हो जाता है।
जब सरकारी व्यय बढ़ता है तो आईएएस वक्र किधर शिफ्ट हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो सरकारी व्यय बढ़ने पर आईएएस वक्र जो है दाएं शिफ्ट हो जाता है, दाएं शिफ्ट हो जाता है। और जब सरकारी व्यय घटता है तो आईएएस वक्र जो है बाएं शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यह क्या है, सरकारी व्यय कम होने पर जो है बाएं शिफ्ट होता है और सरकारी व्यय बढ़ने पर दाएं शिफ्ट होता है आईएएस वक्र। अगला प्रश्न है 8 नंबर, फ्रीडम इज डेवलपमेंट यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो फ्रीडम इज डेवलपमेंट यह पुस्तक जो है अमृत कुमार सेन द्वारा लिखी गई है। तो बी आंसर सही है 8 का। अगला 9 नंबर, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। विजय केलकर किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। और 13वां वित्त आयोग जो है 2010 से 15 के बीच में चला। इसी प्रकार से 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी हैं थे मतलब, और 15 से 2020 तक चला था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. सिंह हैं। 15वां वित्त आयोग जो है 2021 से 2025-26 के बीच में चला था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ए.के. पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 16वां वित्त आयोग जो है वह 2026 से 2031 के बीच में रहेगा, 2031 के बीच में रहेगा 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। वित्त आयोग के अगर गठन की बात की जाए तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग में 2025-26 में प्रमुख जो हस्तांतरण हेतु मानदंड थे उसमें क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से हस्तांतरण थे और किस दर को कितना पैसा दिया गया था। तो आय की दूरी 45% हस्तांतरण किया गया था। क्षेत्रफल के हिसाब से 15% हस्तांतरण किया गया था। जनसंख्या 1971 इसको कुछ नहीं दिया गया था। जनसंख्या 2011 15% जो है भुगतान राज्यों को किया जाता था। जनसंख्या का जो प्रदर्शन था वह 12.5% था। और इसके अलावा वनाच्छादन कुछ नहीं था। और वन एवं पारिस्थितिकी 10% का भुगतान होता था। और कर एवं राजकोषीय प्रयास जो है 2.5% भुगतान राज्यों को किया जाता था उनके शेयरों में। तो यह भुगतान जो है आय दूरी 45%, क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 2011 15%, जनसमेकित प्रदर्शन जो था वह 12.5%, वन एवं पारिस्थितिकी का भारांश या हस्तांतरण जो है वह 10% था। इसी प्रकार से कर एवं राजकोषीय प्रयास जो है 2.5% था। अगला प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाला है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसने बनाया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है यूएनडीपी द्वारा बनाया गया था। और सर्वप्रथम जो है 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में महबूबुल हक एवं अमृत कुमार सेन का प्रमुख योगदान है। और इसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। यह 3 चर जो है शामिल किए जाते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न है हायक्स-रॉलिन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारण सापेक्ष वस्तुओं की कीमत और व्यापार में अंतर होता है, वही अंतर व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच होता है। तो 11 नंबर प्रश्न में साधन संपन्नता की प्राप्ति हो जाएगी या साधनों की प्राप्ति हो जाएगी। तो 11 का सही आंसर ये है। अगला 12 नंबर प्रश्न है समाविष्ट वृद्धि का उद्देश्य कौन से योजना दस्तावेज में दिया गया। तो समाविष्ट समृद्धि या वृद्धि का उद्देश्य जो है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में दिया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच में चलाई गई थी। यदि x को सामान्यतः वितरित किया जाए तो एक्स स्क्वायर अनुसरण करता है। x को सामान्यतः जो है वितरित किया जाए तो एक्स स्क्वायर जो है काई स्क्वायर वितरण को अनुसरण करता है, का अनुसरण करता है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है लेवेंस्टीन है। लेवेंस्टीन
ए में दिया गया है, तो ए सही है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। और क्रांतिक न्यूनतम प्रयास जो है यह असंतुलित विकास के माध्यम से विकास करने की बात करता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र जब दिए होते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ निवेश न कर गिने हुए या चुने हुए क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो ऐसे निवेश को या ऐसे विकास को असंतुलित विकास कहा जाता है। असंतुलित विकास के जो प्रणेता हैं वह हर्ट्जमैन को माना जाता है, जो यशस्वी एवं डीएपी के माध्यम से संतुलन या विकास की बात करते हैं। इसके अलावा सिंगर हंस लेवेंस्टीन जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास में झटकों एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से विकास की बात करते हैं। पॉल स्ट्रीडम, किंडलवर्गर और रोस्टो जो है यह सब असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में शामिल है। रोस्टो जो है विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। तो हर्ट्जमैन, सिंगर हंस, लेवेंस्टीन, पॉल स्ट्रीडम और किंडलवर्गर तथा रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है प्रति व्यक्ति आय से प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आर्थिक विकास जो है यह राष्ट्रीय आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित विधि है, जिसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों में जो परिमाणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उस परिवर्तन को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। इसके अलावा आर्थिक विकास जो है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। इसमें आर्थिक विकास में जो है सिर्फ जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, इन सब का अध्ययन किया जाता है जो मुद्रा या परिमाण में मापा जा सके। तो आर्थिक विकास जो है वह केवल परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास जो है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास को जो है प्रतिशत जीडीपी के रूप में मापा जा सकता है। तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्रतिश्रेण रिग्रेशन में आर स्क्वायर के बीच का अनुपात है। तो आर स्क्वायर के बीच के अनुपात की अगर बात की जाए तो आर स्क्वायर के बीच का अनुपात जो है व्याख्यायित एवं कुल विचरण है। व्याख्यायित एवं कुल विचरण ए में दिया गया है। तो 16 का सही आंसर ये है। 17, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब इसकी गणना की जाती है माध्य द्वारा, बहुलक द्वारा, हरात्मक माध्य द्वारा, माध्यिका द्वारा। तो निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब इसकी गणना माध्यिका द्वारा की जाती है, इसलिए 17 का सही आंसर डी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्न का निर्यात, गलत, खाद्यान्न का आयात, गलत, खाद्यान्न सुरक्षा सही है और खाद्यान्न की गुणवत्ता गलत है। सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, इसमें मध्याह्न भोजन योजना जो 1995 में चालू की गई थी, एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में चालू की गई थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1947 में चालू की गई थी, इसमें शामिल की गई हैं और जिसका उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, खाद्यान्न की सुरक्षा करना है। इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह 1997 में चालू की गई। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में चालू की गई थी। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, क्या पूछ रहा है? सेबी नियंत्रित करता है कंपनियों द्वारा लाए गए नए सार्वजनिक निर्गम पब्लिक इश्यू को या स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करता है या आंतरिक एवं बाह्य सौदों को नियंत्रित करता है, उपरोक्त सभी। तो सेबी जो है वह स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करता है। सही आंसर जो है बी है।
सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 में पारित किया गया और संवैधानिक दर्जा जो है 30 जनवरी 1992 में दिया गया। और सेबी संशोधित अधिनियम 2002 में आया था। अगर सेबी के कार्यों की बात की जाए तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, प्रतिभूति बाजार में जुड़े धोखाधड़ी को रोकना, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को प्रशिक्षित करना तथा प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार को रोकना तथा प्रतिभूति बाजार में इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजारों का नियमन करना, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजना को नियमित करना, वित्तीय मध्यस्थों के लिए आचार संहिता विकसित करना और द्वितीयक बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करना जो है यह प्रतिभूति बाजार के या सेबी के प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में कृषिधारक कर लगाने की सिफारिश किस कमेटी ने की? तो भारत में कृषिधारक कर लगाने की सिफारिश जो है वह राज कमेटी द्वारा दी गई थी। तो बी आंसर सही है 20 का। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न अभिकथनों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न 21 से 30 तक उत्तर देने के लिए दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए जो दिया गया है ए और आर दोनों सही है। ए का आर सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सही हैं। ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है। उपभोग उच्च होता है जब बचत उच्च होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि उपभोग उच्च हो, बचत उच्च होने पर उपभोग उच्च हो, तो यह गलत हो जाएगा। आय उच्च होती है जब निवेश उच्च होता है, तो यह सही है। तो ए गलत है 21 का, ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है, तो डी आंसर 21 में सही है। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है? कीन्स के सिद्धांतानुसार निवेश स्तर ब्याज दर पर निर्भर करता है। निवेश स्तर ब्याज दर पर निर्भर करता है, ठीक है। कंपनी का उत्पादन लागत ब्याज दर है, कंपनी का उत्पादन लागत ब्याज दर है, तो यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो 22 का बी आंसर सही है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, अप्रकट बेरोजगारी भारत में विद्यमान है, ठीक है। भारत के कृषि क्षेत्र में अप्रकट या छिपी बेरोजगारी विद्यमान है, ए सही है। आर क्या कह रहा है? हाशिए पर कृषि उत्पादन शून्य के बराबर होती है, तो हाशिए पर कृषि उत्पादन शून्य के बराबर होती है, तो यह भी सही है। और ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसलिए सही आंसर जो है ए हो जाएगा 23 का। अगला 24 नंबर प्रश्न है, गरीबी को दूर करना भारत की योजनाओं के लिए केंद्रीय विषय बना हुआ है, तो यह गलत है, ए गलत है। अगला आर क्या कह रहा है? विकास केवल कारखानों, डैम तथा अन्य मूलभूत ढांचे से संबद्ध नहीं होता, मूल रूप से यह मानव से संबंधित होता है, तो यह क्या है? सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ए गलत है, ए गलत है, आर सही है, तो सही। ए गलत है, आर सही, तो डी आंसर सही है 24 का। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अवमूल्यन से व्यापार के संतुलन में सुधार होता है, हाँ ठीक है, ए सही है। अवमूल्यन से व्यापार के संतुलन में सुधार होता है, और अवमूल्यन से निर्यात की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक। अवमूल्यन से निर्यात की कीमतें बढ़ती हैं, अवमूल्यन से निर्यात की कीमतें घटती हैं, जिससे क्या होता है? निर्यात ज़्यादा होता है। कीमत जब कम होती है तो निर्यात ज़्यादा होता है, तो यह गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत, तो इसका 25 का सही आंसर सी है। अगला 26 नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। इसमें क्या है? अभिकथन ए दिया गया है, मंदी के दौरान ब्याज दर
घट जाते हैं, मंदी के दौरान लोग निराशावादी हो जाते हैं। तो मंदी के दौरान ब्याज दर घटती तो है ही है, सही है। और लोग निराशावादी हो जाते हैं, यहाँ भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसलिए सही आंसर इसका जो बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा बाजार से प्रतिभूति खरीद कर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा बाजार से प्रतिभूति खरीद कर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है, सही है। मुद्रा आपूर्ति के बढ़ने से निवेश और रोजगार में विस्तार हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए सही आंसर जो है 26 का जो सही आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण नहीं है, तो 26 का जो सही आंसर बी है, बी। और 27 का ए आंसर सही है। इसी प्रकार से 28 का विषमता नियत संबंध को मापती है। कुर्टोसिस आवृत्ति वक्र रेखा के शिखर पर समलता को मापता है या समानता को मापता है, तो इसमें विषमता नियत संबंध को मापती है। यह सही है, यह भी सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर बी है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात 1000 से निम्न है। तो भारत में लिंगानुपात 1000 से निम्न का मतलब हुआ 943 है। भारत का लिंगानुपात जो है 2011 जनगणना के अनुसार 943 है, ठीक है। और केरल में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो केरल में 1084 लिंगानुपात है। 1084 है केरल में लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इसमें क्या है, 29 नंबर प्रश्न में दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण है कि नहीं है। भारत में लिंगानुपात निम्न है और ठीक है, स्पष्टीकरण भी है, तो स्पष्टीकरण भी है, तो यह किस में है देखते हैं। स्पष्टीकरण भी है तो ए सही हो जाएगा। 42 का ए आंसर सही है। अगला 40 नंबर प्रश्न है और 29 ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र रेखा ऊर्ध्वाधर होती है जब मांग की लचक 0 होती है। तो मांग वक्र रेखा जब क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, तो मांग की लोच 0 होती है, ठीक है, सही है। और किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती ही है हमेशा, तो सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती, तो यह गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, तो ए सही आर गलत, तो यह सी में दिया गया है, तो 30 का सही आंसर सी है। अब अगला है 31 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है, निम्न को उसके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, इसके लिए प्रदत्त कोड का प्रयोग कीजिए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखी गई यह किताब है, एडम स्मिथ द्वारा। इसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो पॉवर्टी ऑफ नेशन, इस किताब का पूरा नाम जो हो जाएगा एन इंक्वायरी एशियन ड्रामा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो यह गुन्नार मिडल द्वारा जो है 1968 में लिखी गई थी। और इसके बाद है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यह किताब जो है कीन्स द्वारा 1936 में लिखी गई। और द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किताब की रचना माल्थस द्वारा 1798 में की गई, यह माल्थस की किताब है द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से 1776 सबसे पहले 1700 यह 98 है, 1776 पहले क्या हो जाएगा, 1776 फिर 1798 फिर हो जाएगा 1936 फिर 1968,
तो बी आंसर सही हो जाएगा 31 का। अगला 33 नंबर। इसके अलावा कुछ प्रमुख किताबें हैं जो गरीबी से संबंधित हैं। उसमें एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन गुरनान मिल्टन द्वारा लिखी गई किताब है। राष्ट्रों की संपत्ति और गरीबी डेविड लैंड्स द्वारा लिखी गई प्रमुख किताब है। द पॉवर्टी ऑफ नेशन ये स्टेनेबल सॉल्यूशन, यह जो है बैरी यसियम द्वारा और बेन गुड्स द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी एंड फेमिन इन एक्सेस ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्रेवेशन, यह जो है अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई किताब है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई किताब है। और पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा 32 नंबर प्रश्न है। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना 1944 में हुई। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो GATT की स्थापना 1947 में हुई। तो GATT की स्थापना इसमें सबसे लास्ट में जो है WTO की स्थापना हुई थी। तो WTO 3 सबसे लास्ट में होगा। और सबसे पहले जो है 1944 में IMF की स्थापना हुई थी। तो एक जो है एक सबसे पहले हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, फिर ये। तो इसका मतलब हुआ एक जनरल थियरी ऑफ 32 में क्या हो जाएगा, पहले 1944 हो जाएगा। 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह IMF हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा 1947 4 हो जाएगा। सी आंसर सही है 32 का। अगला 33 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है, समाजवाद, साम्राज्यवाद, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद। तो इसमें देखते हैं साम्राज्यवाद, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद। तो सामंतवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद, फिर पूंजीवाद हो जाएगा। तो 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, डी आंसर सही है। अगला है फ्रीडमैन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, 1930 में आई। फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, 1917 में फिशर ने सिद्धांत दिया। फ्रीडमैन कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, तो कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है 1917 में आया था। और डॉन फिटिंगटन थ्योरी जो है 1960 के दशक में आई थी। तो सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। तो इस प्रकार से सी आंसर सही हो जाएगा। 34 का अगला 35 नंबर है। रिजर्व बैंक के गवर्नर दिए गए हैं। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर दिए गए ऑप्शनों में मनमोहन सिंह जो है बने सबसे पहले दिए गए ऑप्शनों में। फिर इसके बाद श्रीरंगराजन बने, मतलब 4, फिर फर्स्ट श्रीरंगराजन, फिर IG पटेल सेकंड, फिर D सुब्बा राव सबसे लास्ट में बने थे। तो थर्ड हो जाएंगे, थर्ड जिसमें लास्ट में 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी आंसर सही है 35। अगला 36 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थतंत्र के आकार के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें चीन पहले नंबर पे हो जाए, USA पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर चीन, फिर जापान, फिर भारत। USA थर्ड, चीन फर्स्ट, जापान भारत, सी आंसर सही हो जाएगा। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अगर देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पे पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पे भारत है। और GDP के आधार पर अगर वर्तमान में अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पहले नंबर पर अमेरिका, फिर चीन, अमेरिका, चीन,
जर्मनी, जापान और भारत। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भारत जो है जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सेकुलर डिटीरियोरेशन हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, फैक्टर एंडोलमेंट थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। तो इसका जो सही आंसर डी है। पहली थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, फिर फैक्टर एंडोलमेंट थ्योरी, फिर सबसे या डी आंसर सही है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, राज कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम चिलैया, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमीशन। तो यह 38 में क्या प्रश्न होगा? टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन थर्ड। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो गठित किया गया था वह जॉन मथाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1953। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद राज कमेटी का गठन जो है 1972 में हुआ। 1972 राज कमेटी। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी सीसी चौकसी की अध्यक्षता में 1978 में गठित की गई थी। तो यह थर्ड है, यह फर्स्ट है, यह फोर्थ है और फिर चिलैया कमेटी हो जाएगा। तो चिलैया कमेटी 1992-91 में गठित की गई थी, तो यह सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड, तो इस प्रकार से सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 38 में थर्ड, फर्स्ट, फोर, सेकेंड। तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, हेड काउंट इंडेक्स, कैलोरी माप। तो हेड काउंट इंडेक्स कैलोरी माप जो है 1967 के आसपास आया था, तो पहला 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1970 में आया था, तो थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में आया, 90 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सेकेंड हो जाएगा और फिर फर्स्ट बचा तो फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। सही आंसर ये है। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जो है मानव गरीबी सूचकांक 1997 में जारी किया गया। तो 39 का सही आंसर क्या आया? सी आया। अगला है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 40 नंबर में कंज्यूमर सरप्लस की जो बात है वह किसके द्वारा क्या बताता है? तो कंज्यूमर सरप्लस जो है प्रगतिशील कर की बात करता है। उपयोगिता सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र की बात करता है। 4 से मिल जाएगा बी का। लागत विश्लेषण सिद्धांत, आपूर्ति निर्णय, सी का फर्स्ट से मिल जाएगा। वस्तु वैविध्यता जो है विज्ञापन की बात करता है और डी का मिल जाएगा सेकंड से। डी का सेकंड से मिलेगा तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। और ए का मिल जाएगा थर्ड से। ए का थर्ड से मिलान होगा तो ए भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर 41 का डी है। इसी प्रकार से 42 नंबर प्रश्न है। तो 42 नंबर M1, तो M1 होता है C + DD + OD। तो C + DD + OD, तो M1 ये हो जाएगा। M2 होता है C + DD + OD + SD, यह हो जाएगा। तो ए का मिलान सेकंड से और बी का मिलान फर्स्ट से। ए का मिलान सेकंड से, बी का मिलान फर्स्ट से। तो 42 का सही आंसर जो है वह बी है। अगला 43 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। किन्स के वितरण का सिद्धांत। तो किन्स के
केन्स के वितरण का सिद्धांत जो है एन कैल्डार कहाँ दिया गया है, एन दिया गया है, सेकंड थर्ड दिया गया है। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत केन्स द्वारा दिया गया है, सेकंड हो जाएगा। ब्याज समय अधिमान सिद्धांत केन्स नहीं, ब्याज समय अधिमान सिद्धांत, ठीक तो है। ए का थर्ड से मिलान हो जाएगा, ठीक। केन्स के वितरण का सिद्धांत जो है वह एनकेल्डार द्वारा, केन्स के वितरण का सिद्धांत एनकेल्डार द्वारा दिया गया। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत बावर्क द्वारा दिया गया। बी का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। सनस्पार्ट व्यापार चक्र का सिद्धांत जेवेंस द्वारा दिया गया। और आय निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत जो है जेएम केन्स द्वारा दिया गया। तो इसलिए डी का ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से, बी का मिलान फोर्थ से, सी का मिलान फर्स्ट से और डी का मिलान सेकंड से। तो इस प्रकार से सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटा राजस्व प्राप्तियां और ऋणों की वापसी माइनस कुल व्यय। वित्तीय घाटा राजस्व प्राप्तियां माइनस ऋणों की वापसी तथा अन्य कुल व्यय। तो यह ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से। बी राजस्व घाटा राजस्व और ब्याज प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय फर्स्ट से हो जाएगा। बजटीय घाटा जो है वह कुल प्राप्तियां माइनस कुल संवितरण हो जाएगा और पूंजी यह हो जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए का मिलान सेकंड से, बी का मिलान फर्स्ट से, सी का बी आंसर सही है 44 का। अगला 45 नंबर प्रश्न है, एडम स्मिथ जो है वह निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत देते हैं। डेविड रिकार्डो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत देते हैं। ओहलिन एंडोलमेंट सिद्धांत देते हैं। और क्रेविस जो है उपलब्धता का सिद्धांत देते हैं। क्रेविस ओहलिन जो है वह एंडोलमेंट सिद्धांत देते हैं और आईवी क्रेविस जो है वह उपलब्धता का सिद्धांत देते हैं। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह बी है।